बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो हम अमेज़ोन का जो अकाउंट हेल्थ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद और उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अगर आपने अमेज़ोन के अकाउंट रीस्टेटमेंट के ऊपर अगर आपने एक सीरीज़ को कवर अप करना है तो उसमें आपको अकाउंट हेल्थ के ऊपर डिटेल के साथ और अच्छे तरीके के साथ ग्रिप होनी चाहिए, ताकि हर उस ऑप्शन को आप चेक कर सकें जो कि आपको पता चलता है। कोई भी वायलेशन वगैरह अगर होती है अमेज़ोन के ऊपर, कोई भी अगर सस्पेंशन का जो आपको डर होता है, तो उस सारी की इन्फॉर्मेशन एक तो आप परफॉर्मेंस टैब के अंदर दे सकते हैं, दूसरी आप अपने अकाउंट हेल्थ के अंदर दे सकते हैं। अकाउंट हेल्थ के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी रीज़न की वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, किस रीज़न की वजह से मेरे अकाउंट के ऊपर कौन सी वायलेशन आई है, क्या क्या इशू मुझे आए हैं मेरे अकाउंट के ऊपर। तो उसके मुताबिक ही फिर मैं यहाँ पर अगर मैंने कोई भी अपील वगैरह करनी है, कोई भी मुझे एक्शन मैंने लेना है, तो कोई भी एक्शन के लिए फिर आपको रीज़न पता होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो फिर आप उस रीज़न के मुताबिक ही आप अपनी अपील को, प्लान ऑफ एक्शन को आप रेडी करें, फिर आप अमेज़ोन के साथ एक केस ओपन कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो किस तरह आप केस ओपन कर सकेंगे, किस तरह आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकेंगे अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो इसलिए आपको अमेज़ोन के जो अकाउंट हेल्थ है ना, उसके बारे में आपको मुकम्मल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम अमेज़ोन के जो अकाउंट हेल्थ है ना, उसको ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप इजीली और ऑथेंटिक वे के ज़रिए आप अपील को वहाँ पर सबमिट कर सकें और अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिव कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेल सेंटर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप अकाउंट हेल्थ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इजीली जो भी वायलेशन वगैरह उसको आप डीपली चेक कर सकते हैं जी। तो जैसे ही आप अमेज़ोन के जो अकाउंट हेल्थ के अंदर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, दूसरे में पॉलिसी कंप्लायंस, तीसरे में शिपिंग परफॉर्मेंस। तो इन तीनों पार्ट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट आप की बात करें, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपका ये जितना भी टैब है ना, जितना भी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, ये आपका ODR होता है, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये अंडर 1% होना चाहिए। और किन चीज़ के ऊपर ये ODR बेस है, ये इन 3 चीज़ों के ऊपर ODR बेस है। फर्स्ट नंबर पर नेगेटिव फीडबैक, दूसरे नंबर पे है A to Z कंट्री क्लेम्स, और तीसरे नंबर पे है चार्जबैक क्लेम्स। तो अगर इन तीनों के ऊपर कोई भी अगर आपको वायलेशन आती है, कोई भी आपके चीज़ों के ऊपर, इन 3 मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट आता है, तो ये सारा इफेक्ट इसके ऊपर ODR के ऊपर होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है ODR। तो आपका ये ODR अंडर 1% होना चाहिए। 1% की अमेज़ोन ने आपको छूट दी है। तो यहाँ पर अगर आप FBM कर रहे तो यहाँ पर आपको उसके नंबर शो होंगे। अगर आप इनकी वायलेशन वगैरह करेंगे, अगर आप FBA करें तो यहाँ पर आपको उसके नंबर शो होंगे। तो इनमें अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपको, तो समझ लें कि आपका ODR डिफेक्ट रेट जितना भी है ना, ये आपका असरअंदाज होता है। तो ये किस तरह असरअंदाज होता है, किस तरह ये नेगेटिव फीडबैक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट्स आपने अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट किया जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो वो आपने वहाँ पर लगा लिया और बायर ने आपसे वो प्रोडक्ट ले लिया। आपने लिस्टिंग के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स ये कर सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर ये चीज़ है, ये खासियत है, वो चीज़ है, मगर वो सारी चीज़ें उसके अंदर पाई नहीं जाती। उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई भी इशू वगैरह है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स से वो आपका बायर मुतमिन नहीं है। तो उसने फिर वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दिया, यानी कि उसने उसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद फिर उसने अमेज़ोन को कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट्स लिया है, तो मुझे ये यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया तो ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो भी बार अगर आए तो वो आप इसका जो मेरा रिव्यू है, मेरा जो फीडबैक है, इसको देख कर ही आए। तो वहाँ पर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि ये प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा है। तो इसलिए हम आपको यही कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवाएं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखें, ताकि कोई भी बाय अगर आपसे प्रोडक्ट ले तो वो नेगेटिव फीडबैक ना दे, वो पॉजिटिव फीडबैक दे, जो कि आपकी लिस्टिंग के लिए अच्छा होगा, जो कि आपके अकाउंट हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो उसमें यहाँ पर आपको वो फीडबैक के नंबर्स शो होते हैं,
यहाँ अगर आप FBM कर रहे हैं तो यहाँ पर, अगर FBA कर रहे हैं तो यहाँ पर, तो इसका असर फिर ODR के ऊपर ही आता है। और दूसरे में अगर बात करें तो A to Z गारंटी क्लेम्स, अगर आपका कोई भी क्लेम A to Z गारंटी क्लेम के अंदर जितने भी क्लेम्स हैं ना वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बायर ने ऑर्डर वहाँ पर ड्रॉप किया, ऑर्डर उसको रिसीव मिल गया, पार्सल उसको मिल गया, मगर उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं मिला, एक ये इशू हो सकता है। दूसरा ये है कि उसको उसका पार्सल रिसीव हुआ, उसको प्रोडक्ट रिसीव हुआ, मगर वो डैमेज है प्रोडक्ट्स, एक ये इशू आ सकता है। तीसरा इशू ये है कि उसने ऑर्डर वहाँ पर किया मगर उसको पार्सल वसूल ही नहीं हुआ, उसका यूनिट ही नहीं आपको उसको मिला जो भी प्रोडक्ट है, एक ये इशू आ सकता है। तीसरा ये इशू आ सकता है कि आपने लिस्टिंग के अंदर कोई और प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग के अंदर आपका शूज़ की उसने ऑर्डर किया है, शूज़ वाली लिस्टिंग के ऊपर उसने ऑर्डर किया है, मगर आप वहाँ पर टी-शर्ट भेज रहे हैं, तो ये भी है कि ऑर्डर कोई और चीज़ की है मगर आप कोई और चीज़ रही है। तो इस तरह के जितने भी क्लेम्स वगैरह होते हैं वो सारे A to Z गारंटी क्लेम्स के अंदर आते हैं। जितने भी क्लेम्स होते हैं ना वो सारे A to Z गारंटी क्लेम के आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नाम भी शो हो रहा है कि A to Z मतलब कि जितने भी हैं, जितने भी क्लेम्स वगैरह फिर आपको इसके अंदर शो होंगे, तो ये फिर आपका ODR के ऊपर इफेक्ट आएगा। तीसरे में अगर हम बात करें चार्ज बैक क्लेम, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ ये मैं आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बायर वो बायर नहीं है जो कि वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ हुई है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि दो भाई हैं, एक भाई ने दूसरे भाई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अमेज़ॉन से आपकी लिस्टिंग से बेबी टॉवल बाय कर लिया, और किसका कार्ड यूज़ किया? अपने भाई का कार्ड यूज़ किया, और उस भाई को पता ही नहीं कि मेरे क्रेडिट कार्ड को अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग के लिए मेरे दूसरे भाई ने यूज़ किया। उसने वहाँ पर ऑर्डर कर लिया और आपको ऑर्डर आया, आपने वहाँ पर उसको डिलीवर कर दिया, तो आपने उससे फ़ीस चार्ज कर ली, ठीक है। जब दूसरे भाई को मैसेजेस वगैरह आए या उसने अपने अकाउंट को चेक किया तो उसमें उसको पता चला कि ये मेरे अकाउंट से इतनी पेमेंट्स जो कि विड्रॉ हुई है, कैश मेरा गया है, तो मुझे तो पता नहीं है कहाँ गया। तो वो फिर अपने बैंक को कॉल करता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड कहीं पर यूज़ हुआ है या किसी जो ये स्कैमर वगैरह होते हैं उन्होंने यूज़ किया है, ये साइबर क्राइम के जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरा यूज़ किया है, तो मुझे तो पता ही नहीं कि ये ट्रांजैक्शन की है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर वगैरह कोई किया है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा आपको नहीं पता, वो आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वो जो भाई दूसरा वो इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो बैंक वाले अमेज़ॉन के साथ कांटेक्ट करते हैं कि आपकी साइट से ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है, जो कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा अकाउंट होल्डर है, वो कह रहा है कि मैंने खुद नहीं यूज़ किया, पता नहीं मुझे कि कौन यूज़ कर गया, उसको पता नहीं कि उसके भाई ने यूज़ किया। तो फिर अमेज़ॉन कहता है अच्छा ये हो गया। फिर अमेज़ॉन उस सेलर से पूछता है कि हाँ जी ये एक क्लेम आया, चार्ज बैक क्लेम आया है, जो कि उसको पता ही नहीं है कि यार ये मैंने ऑर्डर वगैरह किया, मैंने किया ही नहीं है, तो मेरे कार्ड से ये डिडक्शन होगी इतने पैसे। तो अब ये यहाँ तो आप इसका प्रूफ सेंड करें कि उसने ओरिजिनल आपसे ऑर्डर किया है। अगर आप वो प्रूफ सेंड नहीं करते, आप जो आपका वहाँ पर एक ट्रैकिंग आईडी वो आप वहाँ पर नहीं देते, आप वहाँ पर कंफर्मेशन ऑर्डर की नहीं देते, आपकी इनवॉइसेस वगैरह अगर आपके पास नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं ना है, तो फिर आपके पास ये प्रूफ है ही नहीं कि वहाँ पर किसी का वैलिड ऑर्डर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ प्रोडक्ट दिया है, तो फिर अमेज़ॉन आपको चार्ज बैक क्लेम देता है कि आप वहाँ पर प्रूव ही नहीं कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का क्लेम्स वगैरह आता है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर फिर वो चार्ज बैक क्लेम आता है, क्योंकि फिर अमेज़ॉन वहाँ बैंक को वो पेमेंट वापस कर देता है, जो कि आपकी फ़ंड से वो लेकर वहाँ पर बैंक को वापस कर देता है। फिर बैंक वाले उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में वो पैसे वापस कर देते हैं, जो कि चार्ज बैक हो जाते हैं। तो वो क्लेम यहाँ पर आपको आता है, जो कि ODR के ऊपर डिफेक्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखें कि फ्यूचर में आपको कोई ना कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये जो पोर्शन ये क्लियर हो चुका। अब हम यहाँ पर पॉलिसी कंप्लायंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अमेज़ॉन ने आपको नंबर्स दिए हुए हैं। पहले वो यहाँ पर कलर्स देता था कि आपके कलर के हिसाब से आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट हेल्थ
मेरा ओके है या नॉट ओके। मगर अब नंबर्स अमेज़ॉन आपको देता है, तो नंबर्स की बेस पर फिर आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट हेल्थ कितनी नंबर्स के ऊपर फॉल करते हैं। तो यहाँ पर 0 से 1000 तक नंबर्स दिए हुए हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट हेल्थ की रेटिंग कितनी है। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और ये अकाउंट हेल्थ की रेटिंग जो आपकी इसके ऊपर ही डिफेक्ट करती है। यहाँ पर जैसे जैसे जिस भी चीज़ की वायलेशन करेंगे यहाँ पर उसके नंबर बढ़ते जाएंगे और उसी तरह वो आपको कम होता जाएगा जो कि 0 के ऊपर आ जाएगा। तो इसको आपने मेंटेन रखना है कि इस पॉलिसी की आपने किसी भी चीज़ की वायलेशन वगैरह नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहली वायलेशन जो कि सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्रांड की लिस्टिंग के आप कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं, उसकी इमेजेस वगैरह उसको यूज़ करते हैं, उसका A+ कंटेंट अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका ब्रांड का नेम आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो होगा किसी और ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ की है और वही चीज़ आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं जो कि उसकी मलकियत है उसके ऊपर, तो उस चीज़ को अगर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आपको रिसीव होते हैं। यहाँ पर उस हिसाब से आपको नंबर्स आ जाते हैं। तो ये आप किस तरह इससे बच सकते हैं? ये आप बच सकते हैं कि जब आपको अगर आपने लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करनी है तो आप किसी भी ब्रांड नेम या किसी ब्रांड नेम की लिस्टिंग को आप यूज़ ना करें, तो ये वायलेशन आपको नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स की बात करें कि अगर आपके जितने भी ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड की जितनी भी लिस्टिंग होती है, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं या छोटे ब्रांड्स होते हैं, तो अगर वहाँ पर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर आप उनकी चीज़ को यूज़ करते हैं, उनकी इमेजेस को यूज़ करते हैं, उनकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स को आप यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, तो वो ब्रांड ओनर होते हैं। वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ उन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री की होती है, उनके पास ये राइट्स होते हैं कि वो अमेज़ॉन को आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन की कंप्लेन वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अमेज़ॉन की पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, यहाँ पर वो ब्रांड जो होते हैं वो खुद आपकी कंप्लेन करते हैं अमेज़ॉन को, और इसकी वजह से फिर आपके अकाउंट के ऊपर ये वायलेशन आती है, ये कंप्लेंट्स आती है, और अमेज़ॉन फिर आपको अगर टाइम देता है कि इस टाइम के अंदर आप इसको कवर अप करें, अगर आप वो नहीं करते तो फिर ये चीज़ आपकी सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किस तरह आप बच सकते हैं? ये इसी तरह आप बच सकते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग को खुद अपने कीवर्ड्स को यूज़ करें, लिस्टिंग आप अपनी खुद की बनाएं, इमेजेस खुद के बनाएं, A+ कंटेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो खुद का यूज़ करें, वीडियो जो यूज़ कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर वो खुद की यूज़ करें। तो हर चीज़ आप अपनी खुद की यूज़ करें तो फिर आप इन कंप्लेन से भी आप बच सकते हैं। तीसरे में अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। फॉर एग्जांपल अगर आप होलसेल बिजनेस में ऑर्डर कर रहे हैं तो आपने किसी भी ब्रांड की लिस्टिंग के साथ आपने मीटू किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने नाइकी की लिस्टिंग के साथ आपने मीटू किया है, तो मीटू करने के बाद फिर आप नाइकी का प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मगर आप मीटू करने के बाद नाइकी की लिस्टिंग के साथ मीटू करने के बाद आप प्रोडक्ट्स जो भी अगर आपको ऑर्डर आया तो वो आप प्रोडक्ट लोकल भेज रहे हैं। प्रोडक्ट ओरिजिनल है लिस्टिंग के अंदर, मगर जब आप वहाँ पर ऑर्डर भेज रहे हैं जो कि बायर के पास आपका पार्सल पहुँच रहा है वो आपका फेक है या वो आपका किसी लोकल मार्केट से तैयार हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, वो लोकल है। तो फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स की वायलेशन करते हैं। यहाँ पर आपका जो कस्टमर होता है वो कंप्लेन करता है कि लिस्टिंग के अंदर इसने मुझे एक ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट लगाया मगर मुझे रिसीव लोकल इसने दिया। तो फिर कस्टमर के पास ये राइट्स है कि वो अमेज़ॉन को ये कंप्लेन कर सकता है कि ये इसने मुझे ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं दिया है, मुझे ये फेक प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पर वो कंप्लेन करता है, और अगर आप उस कंप्लेन को उस टाइम पीरियड के अंदर कवर अप नहीं करते तो फिर अमेज़ॉन आपकी उस कंप्लेन को वायलेशन के दरमियान आपके सस्पेंशन में वो कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके अकाउंट सस्पेंड होने के बाद फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको आप इस तरह कवर कर सकते हैं कि जो भी आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर लिखा है, जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑथेंटिक की लिस्टिंग बना रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट्स आप बाहर को भी भेजें। तो इस तरह आप उससे बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बनाई है तो लिस्टिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट पूरा A to Z करेक्ट है और अच्छी तरह वर्किंग के अंदर है, तो जब आप कस्टमर को भेज रहे हैं तो वो डैमेज है या वो वर्क ही नहीं कर रहा, वो चल ही नहीं रहा, तो फिर कस्टमर अमेज़ॉन को प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेन के अंदर आपकी कंप्लेन करता है कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है मगर वो चल ही नहीं रहा। अगर वो चल रहा है तो वो डैमेज है,
कोई भी कंडीशन उसकी फेक हो सकती है कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटों वाला है तो 5 लाइटें उसके ऊपर लगी हैं तो 4 चल रही है, 1 नहीं चल रही, या कोई लाइट टूटी हुई है, तो इस तरह की कंडीशन उसकी वो नहीं है जो कि लिस्टिंग के ऊपर है। तो फिर इस कंप्लेन से आप किस तरह बच सकते हैं कि आप प्रोडक्ट्स जो भी भेज रहे हैं ना उसकी आप अच्छी तरह पैकेजिंग करें, उसको आप पॉली बैग के अंदर रखें, उसके बॉक्स को आप इस तरह रेडी करेंगे अगर शिपिंग के दौरान कोई खड्डा वगैरह आता है, कोई जंप वगैरह लगता है तो उससे भी सेफ तरीके के साथ बाहर तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके ताकि उसकी कंडीशन के अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह ना हो, जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो ही कस्टमर के पास पहुंचे। तो फिर आप इस कंप्लेन को बच सकते हैं। और ये टाइम पीरियड के अंदर आप उसने भी इसको कवर अप ना किया हो तो फिर भी आपकी अकाउंट वो सस्पेंशन के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड के रिलेटेड आपकी लिस्टिंग है या कोई भी मेडिसिन के रिलेटेड आपकी लिस्टिंग है तो उसके बारे में आपने मुकम्मल तौर पर सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में आपने डिस्क्राइब नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी सेफ्टी है किसी भी मेडिसिन के रिलेटेड कि ये मेडिसिन की सेफ्टी ये है कि आप इस इतने से इतने टेम्परेचर के अंदर रखें, आप ये बच्चों से इसको सेव रखें, या कोई भी उसकी सेफ्टी है तो वो आप उसके सेफ्टी इश्यूज़ वगैरह आपने लिस्टिंग के अंदर नहीं इंक्लूड किए। आपने प्रोडक्ट्स के साथ उसके सेफ्टी इशू बुक जो होती है वो आपने वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो कोई भी अगर इशू वगैरह आता है फूड के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि एक इंसान को उसके से नुकसान पहुँचे, उसकी जिल्द को, उसकी आइज़ को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचे, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं, वो कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो यहाँ पर फिर वो फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज़ के अंदर आपको आता है। तो अगर आप फूड्स के मुतल्लिक़ा या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करें तो उसके सेफ्टी के बारे में मुकम्मल आप किसी लेबॉरेटरी से टेस्ट वगैरह कराने के बाद मुकम्मल उसके जितनी भी सेफ्टी वगैरह होगी उसको आप लाजमी आप मेंशन करें। उसके बाद अगले पॉइंट में लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस। लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा पॉलिसी की वायलेशन है तो जितनी भी लिस्टिंग की पॉलिसी है ना उसको हम आने वाली लिस्टिंग के जो टैब होगा उसके अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम जितनी भी पॉलिसी वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ही अगर आप लिस्टिंग की कोई भी वायलेशन वगैरह करते हैं कि कोई भी आपने कीवर्ड्स जितने क्राइटेरिया के मुताबिक जितने अमेज़ोन ने उसकी एक गाइडलाइन रखी है, अगर आप उस गाइडलाइन से बाहर जाकर उस लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं या कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट करते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है या कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कि अमेज़ोन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है उसको आप यूज़ करते हैं, कोई भी सेक्सुअल कीवर्ड्स, कोई भी वेपन्स के रिलेटेड कीवर्ड्स, तो इस तरह की आप वायलेशन करते हैं पॉलिसी के अंदर लिस्टिंग की, तो फिर आपको यहाँ पर उसकी वायलेशन के नंबर्स आ जाते हैं। तो आप उसकी मुकम्मल गाइडलाइन को आप केयरफुली रीड करने के बाद लिस्टिंग को क्रिएट करें, फिर ही आप इस वायलेशन से आप बच सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। अमेज़ोन ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड किए होते हैं कि आप इसको नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल वेपन से रिलेटेड हो गए, तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेज़ोन ने वहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्टेड किया होता है, कुछ कैटेगरी को रिस्ट्रिक्टेड किया होता है कि आप इनको नहीं बेच सकते। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं तो फिर अमेज़ोन आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन यहाँ पर देता है जो कि आपके अकाउंट को सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप खुद का ब्रांड अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर पीएल का बिज़नेस मॉडल रन कर रहे हैं, तो आपने किसी भी जगह से अगर फेक रिव्यू ले लिया, आपने अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से आपने फेक रिव्यू लिया और वो रिव्यू अमेज़ोन ने डिटेक्ट कर लिया कि ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो रिव्यू आया है ना ये ओरिजिनल नहीं है, ये फ़ेक है, किसी को कहा गया तो वो उसने आकर उसको यानी कि शो करवाया कि ये फ़ेक है। वो अमेज़ोन के रिव्यूज़ की अगर हम जब बात करेंगे तो वहाँ पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जो भी फेक रिव्यू आएगा अमेज़ोन उसको अगर डिटेक्ट कर लेता तो यहाँ पर फिर वो प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन के अंदर आएगा। तो इससे आप किस तरह बच सकते हैं? इससे आप इस तरह ही बच सकते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ ना लें। अगर आपने लेने हैं रिव्यू तो किस तरह आपने लिस्टिंग प्रमोटर के साथ कांटेक्ट करके ले रहे हैं, किस तरह हम लेंगे वो हम लिस्टिंग वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो आप फेक रिव्यू अगर ना ले तो आप इस पॉलिसी से बच सकते हैं। उसके बाद अदर पॉलिसी वायलेशन, इसके रिलेटेड इसके अलावा जितनी भी और पॉलिसीज़ हैं ना वो सारी यहाँ पर अदर पॉलिसी वायलेशन आती है। तो
ऐसी कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर आपके राइट्स नहीं है, किसी की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं या आपको खुद को महसूस हो कि ये चीज़ गलत है, तो समझ जाएं कि फिर वो अदर पॉलिसी वायलेशन होगी। तो इससे आप इसी तरह बच सकते हैं कि आप उन चीज़ को ना करें जो कि गलत महसूस हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी वायलेशन वार्निंग के जितनी भी आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ की आपने वायलेशन की होगी तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वार्निंग आएगी। तो ये भी अमेज़ोन आपको वार्निंग दे देता है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस पॉलिसी को की वायलेशन को अगर आप कवर अप नहीं करते तो फिर अमेज़ोन आपके अकाउंट को सस्पेंड करने के बाद डीएक्टिवेट कर देता है। तो फिर आपको एक हैवी वहाँ पर अपील सबमिट करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम थर्ड टैब के अंदर या थर्ड ये पोर्शन का अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर है शिपिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आप FBM कर रहे हैं ना तो फिर ये जो बॉक्स है ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप FBA कर रहे हैं यानी कि अमेज़ोन फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फिर अमेज़ोन खुद देखता है, फिर ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको केयरफुली ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि शिपिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट नंबर पे है लेट शिपमेंट रेट जो कि अंडर 4% होना चाहिए। अगर आप FBM कर रहे हैं तो यहाँ पर अमेज़ोन ने आपको उसकी परसेंटेज दी है कि आप 4% सिर्फ लेट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप होंगे तो फिर आप लेट शिपमेंट रेट के ऊपर आपका डिफेक्ट पड़ेगा जो कि आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर आपका डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपने जिस भी टाइम पीरियड के अंदर वो आपने शिपिंग करनी है उसी टाइम पीरियड के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप करें। तो उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इन्वेंट्री आपके पास आए नहीं, आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हुई है तो आपको ऑर्डर आया तो आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, या आपने फुलफिलमेंट के लिए आपको ऑर्डर आया तो आपने उसको कैंसिल कर दिया कि आप ये फुलफिलमेंट नहीं कर सकें, या आपको ऑर्डर आ गया आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया तो शिपिंग के दौरान आपको वहाँ पर कोई इशू वगैरह आ गया, कोई कैरियर आपको मिला ही नहीं या कोई भी इशू है, आप बीमार हैं या कोई भी चीज़ है तो आपने उसको फुलफिलमेंट के जो चीज़ है ना, जो शिपिंग की चीज़ को उसको आपने कैंसिल कर दिया जो कि अमेज़ोन आपको कहता है कि वो 2.5% होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी ये कैंसिलेशन रेट है ना आपका 2.5% होना चाहिए। अगर आप इससे अबव होते हैं तो फिर अमेज़ोन आपको शिपिंग परफॉर्मेंस के टैब के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो लो करता था जो कि आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर यहाँ पर फिर वो अफेक्ट होती है। तो इसी तरह हम तीसरे की बात करें कि वैलिड ट्रैकिंग रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप होलसेल करें या किसी भी थर्ड पार्टी से आपने प्रोडक्ट्स लिया है तो किसी भी FBM कर रहे हैं तो आपने थर्ड पार्टी जैसे कोई भी एक शिपिंग कैरियर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपने इस बार को इस एड्रेस के ऊपर आपने शिप करना है। तो बहुत से ऐसे कैरियर होते हैं जो शिपिंग कैरियर होते हैं वो आपको उसकी ट्रैकिंग आईडी देते हैं। वो ट्रैकिंग आईडी आपने अमेज़ोन के अंदर उसको अपडेट करना होता है ताकि आपका बायर उस ट्रैकिंग आईडी को ट्रैक करने के साथ उसको पता चल जाए कि उसका प्रोडक्ट अभी किस पोजीशन में कहाँ पर पहुँचा है, कितनी देर में मुझे रिसीव होगा। और वो ट्रैकिंग आईडी अगर आप किसी ऑथेंटिक शिपिंग कैरियर की यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के ऊपर वो वैलिड है तो फिर तो ठीक है। अगर अमेज़ोन ने उसको वैलिड नहीं रखा, वहाँ पर वो जो उसकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं अमेज़ोन के ऊपर तो फिर आपकी वो इनवैलिड ट्रैकिंग रेट आएगा। तो वो आपका 95% से ओवर होना चाहिए। जितना भी आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना वो 95% से अबव होना चाहिए। इससे जितना भी कम होगा यानी कि यहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग रेट है, इनवैलिड नहीं, वैलिड होगा तो वो 95% आपका वैलिड होना चाहिए। सिर्फ 5% की आपको अमेज़ोन ने छूट दी है कि 5% अगर आपका इनवैलिड भी होगा तो चलेगा मगर आपका 95% आपका ठीक होना चाहिए। तो ये अमेज़ोन ये बायर के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उसको पता चल जाए कि मेरा प्रोडक्ट किस जगह पर पहुंचा है, कब मुझे रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा। तो आप इन चीज़ों को लाजमी देखें
आने वाली चीज़ों के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे मज़ीद डिटेल के साथ। तो ये जितने भी टैब्स वगैरह हैं इसके ऊपर आप लाजमी एक दफ़ा अपनी नज़र घुमाया करें, रोज़ाना की बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप इसको चेक किया करें कि कोई भी वायलेशन, कोई कंप्लेंट्स वगैरह अगर आई है तो उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी दिया होता है कि कोई भी अगर आपका कस्टमर आपको कोई मैसेजेस करता है कोई भी इशू आने की वजह से, अगर आप उसको मैसेज का जवाब नहीं देते तो फिर अमेज़ॉन तो यही समझेगा ना कि आपका कस्टमर ओके है, वो राइट है, और आप ही वहाँ पर 2 नंबरी कर रहे हैं जो कि आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर चेक करनी होती है। अपने मैसेजिंग के टैब्स को आपने चेक करना होता है, कोई भी आपको मैसेजिंग वगैरह तो नहीं आया, तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, फिर ये आपको पता चलता है। तो होपफुली आप इन चीज़ों को केयरफुली आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।